हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने बजट कंप्लीट किया था। आज हम आर्थिक समीक्षा को देखेंगे। उससे पहले कुछ तथ्य रह गए थे केंद्रीय बजट के, हम उसको देख लेते हैं। और आज हम आर्थिक समीक्षा और यूपी बजट कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित प्रथम अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार भारत की वास्तविक और सांस्कृतिक जीडीपी की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में क्रमशः 6.4% और 9.7% अनुमानित की गई है। तो वास्तविक जीडीपी 6.4%, सांकेतिक जीडीपी 9.7%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा ये प्रकाशित है। उसके अनुसार कृषि क्षेत्र के 3.8% के अनुमानित दर से सुदृढ़ होने की उम्मीद है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि दर्ज करने की अपेक्षा है। 2024-25 के अनुसार निरंतर वैश्विक अनिश्चितता ने विनिर्माण संबंधी निर्यात को प्रभावित किया है। तथापि सेवा क्षेत्र में 7.2% वृद्धि होने का अनुमान है। आप बस इसके बाद देख लेना, इतना डिटेल में जाता नहीं है, पर है तो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत का चालू लेखा घाटा वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में जीडीपी के 1.3% की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में जीडीपी के 1.2% पर संयत रहा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 के अंत तक 640.3 बिलियन यूएसए डॉलर अनुमानित किया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? तो 640.3 बिलियन यूएसए डॉलर है। यह देश के 90% बाह्य ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त है। जो हम बाहर से ऋण लेते हैं उसको ये 90% तक कवर कर रहा है, तो याद रखना। चलिए आर्थिक समीक्षा शुरू करते हैं। आर्थिक समीक्षा में राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार स्थिर कीमतों पर भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025 में 6.4% रहने की उम्मीद है। तो याद रखना, राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2025 में 6.4% रहने की उम्मीद है। जीडीपी वृद्धि दर 6.3 से 6.8 के मध्य बढ़ने का अनुमान है 2026 में, तो इसको भी याद रखना। वास्तविक सकल मूल्य वर्धन की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025 में 6.4% रहने का अनुमान है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2023 में 3.3% रही। आईएमएफ के अनुसार वर्ष 2024 एवं 2025 में क्रमशः 3.2% और 2025 में 3.3% की वृद्धि का अनुमान है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था 2023 में 3.3% है आईएमएफ के अनुसार, और 2024 में 3.2% रहने का अनुमान है। 2025 में 3.3% की वृद्धि का अनुमान है। साथ ही अगले 5 वर्षों के लिए वैश्विक वृद्धि औसतन 3.2% के आसपास अनुमानित है। तो याद रखना, आईएमएफ ने यह डाटा दिया है वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 के 5.4% से घटकर दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई है। तो याद रखना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना परसेंट है? तो 23-24 में 3.2% है, और राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.6% है 23-24 में। तो इसको याद रखना, 3.2 पूंजीगत व्यय, राजकोषीय घाटा 5.6%। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, जो वर्ष 2018 में उच्च स्तर पर था, से लगातार घटकर सितंबर 2024 के अंत में सकल ऋण और अग्रिम के 2.6% पर आ गई है। यह विगत वर्षों का निम्नतर स्तर है। तो इसको याद रखना। बाह्य क्षेत्र
वैश्विक अनिश्चितताओं और प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य भारत का बाह्य क्षेत्र सुदृढ़ बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीने में कुल निर्यात वर्ष दर वर्ष 6% की वृद्धि दर्ज करते हुए 602.6 बिलियन यूएसए डॉलर तक पहुंच गया। तो याद रखना, भारत का बाह्य क्षेत्र 602.6 बिलियन यूएसए डॉलर तक पहुंच गया है। अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान कुल आयात 682.2 बिलियन यूएसए डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें वर्ष दर वर्ष 6.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। दूरसंचार कंप्यूटर सूचना सेवा क्षेत्र के वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी 10.2% है। इस क्षेत्र में भारत का स्थान पूरी दुनिया में दूसरा है। तो याद रखना, दूरसंचार कंप्यूटर और सूचना सेवा क्षेत्र के संदर्भ में भारत का दूसरा स्थान है। अन्य व्यावसायिक क्षेत्र में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 7.2% है, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। 2024 तक वैश्विक मुद्रा भंडार के संदर्भ में भारत, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथे स्थान पर है। तो याद रखना, जो 2024 तक विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान चौथा है, चीन का पहला है, जापान का दूसरा है और स्विट्जरलैंड का तीसरा स्थान है। भारत वैश्विक स्तर पर कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो इसको भी रखना, कपड़ा और परिधान के मामले में भारत छठे स्थान पर है वैश्विक स्तर पर। यह कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ताओं में से एक है, जिसमें 45 मिलियन से अधिक लोग प्रत्यक्ष रोजगार पाते हैं। भारत शिपिंग जहाज़ों का सबसे शीर्ष निर्यातक या सबसे बड़ा निर्यातक है। लगभग 33% बाजार हिस्सेदारी है भारत की वैश्विक स्तर पर। तो याद रखना, शिपिंग जहाज़ों के मामले में भारत शीर्ष निर्यातक है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुने से भी अधिक हो गई है, जो वर्ष 2005 में 1.9% से बढ़कर 2023 में लगभग 4.3% हो गई है। आप इसको बस एक बार सुन लो, जो मैंने हाईलाइट किया है उसको ही आप एकदम रट लेना, वहाँ से तो आएगा ही आएगा फैक्ट। IMF के अनुसार वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में 5.7% रही, जबकि 2022 में 8.7% के शीर्ष स्तर पर थी। तो वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में 5.7% थी, जो कि 2022 में यह 8.7% से शीर्ष स्तर पर थी। तो वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में घटी है। RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.2% रहेगी, जबकि IMF ने वित्त वर्ष 2025 एवं 26 के लिए क्रमशः 4.4% और 4.1% की संभावना व्यक्त की है। तो IMF ने 2025 के लिए भारत की मुद्रास्फीति 4.4% अनुमानित की है और 2026 के लिए 4.1% की है, और जबकि RBI ने 2026 के लिए 4.2% की है। तो आप एक बार इसको देख लेना, तब आपको अच्छे से याद रहेगा। मध्यम अवधि का परिदृश्य 2047 तक विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए भारत को अगले एक दशक तक औसतन स्थिर मूल्य पर लगभग 8% की वृद्धि दर हासिल करने की ज़रूरत है। कितनी? 8%। तो याद रखना, 2047 तक विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए। वैश्विक व्यापार वृद्धि 1980 में वैश्विक व्यापार का योगदान विश्व सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 39% था, जो 2012 तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 60% हो गई थी, जो वैश्विक बाजारों के मजबूत एकीकरण को दर्शाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 2019 में 1.5 ट्रिलियन यूएसए डॉलर से अधिक हो गया है, जो सीमा पार निवेश में बहुराष्ट्रीय निगमों की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए। आर्थिक विकास वैश्विक अर्थव्यवस्था का 2022 में 100 ट्रिलियन से अधिक हो गया है। वैश्विक जनसंख्या और शहरीकरण 2022 में 57% हो गई है, जिससे आर्थिक गतिविधियों और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है।
दुनिया की संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 60% चीन के पास है। दुनिया की बैटरी निर्माण क्षमता में 80% की हिस्सेदारी चीन के पास है। निवेश और अवसंरचना। दिसंबर अंत 2024 तक देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वर्ष 15.8% से बढ़कर 209.4 गीगावाट तक पहुंच गई है, जबकि 2023 में यह 180 गीगावाट थी। तो आप इतना याद रखना, 2024 में 209.4% गीगावाट तक पहुंच गई है भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। 209 गीगावाट। उद्योग। विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक हिस्सेदारी के 2.8% हिस्सेदारी के साथ भारत के पास आगे बढ़ने का बड़ा अवसर है, जबकि इसमें चीन की हिस्सेदारी 28.8% है। तो भारत की बहुत कम है विनिर्माण क्षेत्र में चीन से। वर्तमान में भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। तो चीन पहले स्थान पर है, भारत का स्थान सीमेंट उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक बाजार वैश्विक बाजार का 4% है, तो इसको भी याद रखना। कपड़ा उद्योग भारत के विनिर्माण जीवीए में लगभग 11% का योगदान देता है। भारत जूट का अग्रणी उत्पादक है। कपास, रेशम, मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। तो याद रखना, जूट में अग्रणी है भारत, पहले पर है, और कपास, रेशम, मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ये बहुत ही फैक्ट है, तो आप देखते हुए चलना, एकदम रट लेना है। 2024 में भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में हस्तशिल्प सहित कपड़ा परिधान की हिस्सेदारी लगभग 8% है। भारत का तकनीकी वस्त्र उद्योग तो वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर है। मात्रा के संदर्भ में भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार का 1.5% हिस्सा रखता है। इस संदर्भ में भारत एशिया में चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है फार्मास्यूटिकल उद्योग में, याद रखना। सेवा क्षेत्र का भी देख लेते हैं, ये पहले देखते हैं। 2022 के अनुसार भारत विश्व में 10 पेटेंट फाइल करने वाले देशों में 6वें स्थान पर है। एमएसएमई क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर बड़ी संख्या में नौकरियों का सृजन करके कृषि के बाद दूसरे स्थान पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एमएसएमई, कृषि पहले पर है, एमएसएमई दूसरे पर है। एमएसएमई की सहायता के लिए भारत ने 50,000 करोड़ रुपए के कोष से भारत आत्मनिर्भर कोष स्थापित किया है। किसके लिए? एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए 50,000 करोड़ का कोष, भारत आत्मनिर्भर कोष। इस कोष में सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए, निजी इक्विटी के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो इसको अच्छे से याद रखना। एमएसएमई के लिए किया गया है भारत आत्मनिर्भर कोष। सेवा क्षेत्र देखते हैं। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में सेवा मूल्यवर्धन का योगदान लगभग 62% है। देश के सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2014 के 50.6% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में लगभग 55% हो गया है। वर्ष 2023 में वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 4.3% हिस्सेदारी के साथ विश्व में 7वें स्थान पर है। तो वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 7वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान पर यूएसए है 13% की भागीदारी के साथ। वित्त वर्ष 2024 में भारत के सेवा निर्यात में वृद्धि 5.7% रही, जबकि वित्त वर्ष 2025 के लिए यह 12.8% दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024 में सेवा निर्यात 2.9% की गिरावट, जबकि वित्त वर्ष 2025 के दौरान 13.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले दशक में सूचना एवं कंप्यूटर आधारित सेवा में 12.8% की वृद्धि हुई है। इससे सकल मूल्य वर्धन जीबीए में उसकी हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2013 के 6.3% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 10% के अराउंड हो गई है। बहुत फैक्ट है, आप एक बार देख लेना जिससे आप लोगों को याद रहे।
बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है बजट में, आर्थिक समीक्षा में, तो आप एक बार अच्छे से करना इसको। कृषि और खाद्य प्रबंधन प्रथम अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान 16% है तथा यह क्षेत्र 46.1% आबादी को सहयोग भी प्रदान करता है। तो याद रखना, कृषि से संबद्ध क्षेत्र का योगदान 16% है घरेलू जीडीपी में। हालांकि हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र के चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2023 तक 5% वार्षिक की वृद्धि दर्ज की गई है। वो बस इतना याद रखना, कृषि से संबंधित क्षेत्र का योगदान 16% है। एक प्रमुख वैश्विक अनाज उत्पादक के रूप में भारत का विश्व के कुल उत्पादन में 11.6% का योगदान है। तो अनाज उत्पादक के रूप में भारत का विश्व उत्पादन में योगदान 11.6% है। भारत का पुष्प कृषि उद्योग एक उच्च प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र के रूप में उभरा है, जिसने 100% निर्यात नीति के साथ उभरते उद्योग के रूप में अपनी स्थिति दर्ज की है। महाराष्ट्र अंगूर उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इतना याद रखना, आर्थिक समीक्षा में बताया इसलिए याद रखना, अंगूर उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर। सामाजिक क्षेत्र, सरकार का सामाजिक सेवा व्यय जो वित्त वर्ष 2021 में 14.8 लाख करोड़ रुपए था से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 25.7 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो बस ये याद रखना, बढ़ा है, तो 2025 में 25 लाख के अराउंड हो गया है। वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2022 के मध्य देश के कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 29% से बढ़कर 48% हो गई है। तो सरकारी स्वास्थ्य व्यय बढ़ा है इन वर्षों में, तो याद रखना। रोजगार और कौशल विकास, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर 2017-18 के 6% की तुलना में घटकर 23-24 में 3.2% रह जाने के साथ भारतीय श्रम बाजार के संकेतकों में सुधार हुआ है। 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 26% जनसंख्या होने के साथ भारत वैश्विक स्तर पर सबसे युवा राष्ट्रों में से एक के तौर पर विशेष जनसांख्यिकी अवसर के मुहाने पर है। सकल घरेलू बचत 2022-23 में कितनी है, तो याद रखना जीडीपी का 30.2% है। सकल पूंजी निर्माण जीडीपी का कितना परसेंट है, तो याद रखना 23.9%। 21-22 में है 2022-23 में 33% है, तो इतना याद रखना। सकल घरेलू बचत 30 के अराउंड है, 30% के अराउंड है, और 33% या 33% सकल पूंजी निर्माण है। सर्वाधिक घरेलू क्षेत्र में 18% है, सर्वाधिक निजी क्षेत्र में 24% है। एक बार आप ये डाटा देख लो। आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं, तो चीन पहले स्थान पर है, रसिया दूसरे स्थान पर है, यूएई तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर अमेरिका है, 5वें स्थान पर सऊदी अरबिया है। तो याद रखना, आयात की दृष्टि से जहाँ से भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है। निर्यात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश, तो पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर यूएई, तीसरे पर नीदरलैंड्स। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ करता है भारत, तो अमेरिका में करता है, यूएई में करता है और नीदरलैंड्स में करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो आयात निर्यात का याद रखना। चलिए उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 को पढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 80,68,736.06 करोड़ रुपए का राज्य बजट अनुमानित प्रस्तुत किया गया है। तो ये डाटा याद रखना, 80, 87, 36। कुल व्यय में
58,03,174.57 करोड़ रुपए का राजस्व लेखा व्यय और 22,05,561.49 करोड़ रुपए का पूंजी लेखा व्यय शामिल है। तो इसको याद रखना। राज्य बजट 2025-26 में 2,08,478.34 करोड़ रुपए की नई योजना सम्मिलित की गई हैं, जो विगत वर्ष के बजट में 2,04,863 करोड़ रुपए की नई योजना सम्मिलित की गई थी। तो याद रखना, इसमें नई योजनाओं में जो इस बार खर्च होगा वो बढ़ा दिया गया है। तो ये याद रखना, पहले एक बार पूछा गया है तो पूछ सकता है। तो इसको याद रखना, 2,08,478 रुपये। पिछली बार जो व्यय कर रहा है इस बार उत्तर प्रदेश सरकार, तो आप याद रखना बजट का आकार पिछले साल की अपेक्षा बड़ा है। तो पिछले साल 7,36,437 रुपये था। इस साल का बजट 80,08,736 है। ये इन दोनों डाटा को याद रखना, स्टेटमेंट में पूछ लेता है। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। जिन जिन स्कीम्स में भारत के स्कीम्स में उत्तर प्रदेश ने अच्छा प्रदर्शन किया, प्रथम स्थान पर है, तो उनको देख लेना एक बार। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान कार्ड बनाने में, अटल पेंशन योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन में। तो ये याद रखना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना, जन धन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान कार्ड, इन सब में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बजट अनुमान 2025-26 में राजस्व लेखे का व्यय 5,83,174.57 करोड़ रुपए है, जो वित्त वर्ष 24-25 में 5,32,655 करोड़ रुपए है, जो 50,519 करोड़ रुपए अधिक है। ये याद रखना कि इस बार जो राजस्व लेखे का व्यय है वो अधिक है लास्ट ईयर से, और कितना अधिक है, 9.48% अधिक है। तो ये 25-26 का व्यय राशि याद रखना, 58,03,174। राज्य सरकार के स्वयं के कर राजस्व की प्रमुख मदें कौन कौन सी हैं, उनको देखते हैं। राज्य वस्तु एवं सेवा कर, राज्य जीएसटी, तो उसमें 24-25 में 24-25 से 2025-26 में बढ़ गई है, तो अब हो गई है 1,30,425 रुपये। ये आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख लो एक बार, लेकिन ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जीएसटी से आता है, राज्य जीएसटी से, और राज्य उत्पाद शुल्क से आता है दूसरे नंबर पर। टोटल राजस्व 29,05,000 है। तो इसको याद रखना, एक बार देख लो डाटा। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, उनको भी देख लेते हैं। 20 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का लक्ष्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का है, जिस हेतु राज्य सरकार द्वारा 10 क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए क्षेत्रवार कार्य योजना तैयार की गई है। ये क्षेत्र निम्न है: कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं, अवस्थापना, उद्योग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा और पूंजी निवेश आदि हैं। तो ये 10 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, तो इसको याद रखना $1 ट्रिलियन बनाने के लिए। नीति आयोग द्वारा वित्त वर्ष, इतना याद रखना कि जो रिपोर्ट जारी करता है नीति आयोग, उसके हिसाब से वह उत्तर प्रदेश को अग्रणी फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया है।
वित्त वर्ष 2018-19 में स्वास्थ्य परिवार कल्याण पर व्यय कुल व्यय का 4.9% था, जो कि 22-23 में बढ़कर 6.5% हो गया है, जो देश के प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक था। तो इस डाटा को जरूर याद रखना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय कितना हो रहा है? 6.5%, जो कि 18-19 में 4.9% होता था। देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का अंश दूसरे स्थान पर है, जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कर की प्राप्ति करता है राज्य, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। स्वयं के कर राजस्व से प्राप्त राशि में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। प्रदेश की ऋणग्रस्तता घटी है। जो प्रदेश ऋण लेता है तो उसमें कमी दर्ज हुई है, तो ये याद रखना। 2022-23 में घटकर 30.4% के अराउंड हो गई है। बस इतना याद रखना, प्रदेश की ऋणग्रस्तता घटी है। 2017-18 में राज्य की जीएसडीपी में मात्र 12 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर थी, जो दोगुना बढ़कर 24-25 में 27.51 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। तो बस याद रखना, बड़ी है, दोगुना तक बड़ी है, और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। जीडीपी वृद्धि दर के संदर्भ में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर है, जहां वर्ष 2023-24 में देश की जीडीपी वृद्धि में 9.6% थी, वहीं राज्य की वृद्धि दर 11.6% रही। इसको जरूर याद रखना, राज्य की वृद्धि दर कितनी है? 11.6%। उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर है जीडीपी वृद्धि दर के संदर्भ में, जो कि देश की जीडीपी में 11.6% का योगदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय जहां 52,671 रुपये थी, जो 3 वर्षों में 2019-20 में 65,660 रुपये हो गई है। तो इसको जरूर याद रखना, प्रति व्यक्ति आय कितनी है राज्य की? 65,660 रुपये। इसको याद रखना। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का 20.5% है। बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22%, शिक्षा हेतु 13%, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 11%, चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए 6% और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4% संसाधन आवंटित किए जाएंगे। जो बजट का आकार है, जो हमने पढ़ा था, 80 लाख के कुछ अराउंड था। कहाँ गया डाटा? यहाँ पे भी देख सकते हैं, 80,08,736। तो उसमें से पूंजीगत परिव्यय पर जो खर्च किया जाएगा वो 20% है। अवस्थापना में खर्च किया जाएगा वो 22 है। शिक्षा के लिए 13%, कृषि के लिए 11%, स्वास्थ्य के लिए 6%, सामाजिक सुरक्षा के लिए 4% संसाधन आवंटित किए जाएंगे। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 में राज्य में जीरो पॉवर्टी अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी वार्षिक आय कम से कम 12,05,000 रुपये के स्तर तक ले जाए जाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। तो जीरो पॉवर्टी अभियान ग्राम पंचायतों में जो निर्धन परिवार है उनको चिन्हित करेगी, और ये इसका लक्ष्य है कि वार्षिक आय उनकी 12,05,000 के कुछ स्तर पर हो जाए। तो इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट है। राज्य में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से लागू है। कब से लागू है? याद रखना, 2019 से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान किए जाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना प्रस्तावित है। तो याद रखना, किसकी है? उत्तर प्रदेश सरकार की है ये योजना, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। प्रदेश में शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना है, तो वित्तीय संसाधन
उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 24-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारंभ की गई है। तो ये 2024-25 में शुरू की गई थी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। तो ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। यह अपनी तरह की पहली योजना है जिसमें सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। तो इसको भी याद रखना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में 26 करोड़ रुपए मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष 8 जनवरी 2025 तक 27.40 करोड़ मानव दिवस सृजन किया गया है इसका मनरेगा के तहत। बस देख लेना, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। मानव दिवस सृजन और वित्तीय प्रगति में देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ये इम्पोर्टेंट है तो इसको याद रखना, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं की सहभागिता 42% है। मनरेगा में लगभग 96 लाख MSME इकाइयों की संख्या तथा 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में अग्रणी है। हथकरघा उद्योग कृषि मित्र के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। तो इस पर याद रखना, हथकरघा उद्योग कृषि के बाद दूसरे स्थान पर आता है जो उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करा रहा है। प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 8 डाटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। 900 मेगावाट क्षमता के लक्ष्य है इसमें। तो ये जरूर याद रखना, 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश में 8 डेटा सेंटर। तो ये याद रखना, 8 डाटा सेंटर पार्क्स कितने स्थापित किए जाएंगे? 8। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने हेतु उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 प्रख्यापित की गई है। सेमीकंडक्टर के मामले में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। राज्य में 5 कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित। राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की स्थापना, जिसमें से 4 क्रियाशील भी हो चुके हैं। तो इसको भी याद रखना, 5 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। रुपया आता कहाँ से और जाता कहाँ है उसको भी देख लेते हैं। रुपये सबसे ज़्यादा आता है स्वयं का कर राजस्व, जो उत्तर प्रदेश का स्वयं का कर राजस्व है, जो हमने देखा था SGST भू राजस्व, तो उन सबसे अधिक आता है। केंद्रीय करों का राज्यों में करों में राज्यांश, जो केंद्रीय कर हैं उनसे, जैसे निगम कर, आयकर, उनसे जो पैसा आता है जो केंद्र सरकार राज्यों में वितरित करती है, उनमें उसके मामले में उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर है जहाँ से पैसा आता है उत्तर प्रदेश में। तो याद रखना, स्वयं का कर राजस्व से सबसे अधिक आता है, उसके बाद केंद्रीय करों से आता है, उसके बाद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस देख लेना। हाँ, यहाँ से आ रहा है। ऋण और अग्रिम की वसूली, लोक ऋण, करेत्तर राजस्व, लोक लेखा शुद्ध आदि। रुपए जाता कहाँ है, सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ कर रहा है उत्तर प्रदेश, तो उसको भी देखते हैं। पूंजीगत परिव्यय, सबसे अधिक पूंजीगत परिव्यय है, जो कि हमने पहले भी देखा था, तो वहाँ सबसे अधिक हो रहा है। अन्य व्यय जो है उनमें 16% के अराउंड खर्च हो रहा है। वेतन सरकारी कर्मचारी, उनमें 12.4% खर्च हो रहा है, तो तीसरे स्थान पर आ रहा है। तो इन तीनों को याद रखना। राज्य में वृक्षाधन प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96% है। वनावरण वृक्षावरण में वृद्धि के संदर्भ में राज्य का देश में द्वितीय स्थान है, तो इसको जरूर याद रखना। राज्य का देश में द्वितीय स्थान है, जो कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96% है। राज्य में बाघों की संख्या 2018 में 173 थी, जो बढ़कर 2022 में 205 हो गई है। जनपद गोरखपुर में कैंपियरगंज रेंज के अंतर्गत देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र, रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। बजट का सार देख लेते हैं शॉर्ट में। कुल प्राप्तियां 7,79,242 करोड़ रुपए।
ब्याज अदायगी में कितना खर्च हो रहा है, तो याद रखना 64,095 रुपये। पूंजी लेखे पर व्यय, पूंजीगत परिव्यय 16,05,242 करोड़ रुपए। तो आप देख लेना इसको एक बार अच्छे से। इसको याद रखना। राजकोषीय घाटा तो कितना है, 2.97% है। तो इसमें हमने अच्छा प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश ने, क्योंकि जो भारत का राजकोषीय घाटा है वो 4.4% था। और जो हमारा लक्ष्य है राजकोषीय नीति के तहत, तो उसमें हमें 3 या 3.5% के अराउंड कुछ करना है राजकोषीय घाटा, जो कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही कम है। तो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसको याद रखना। 91,399 रुपये राजकोषीय घाटा है, जो कि जीडीपी का 2.97% है। इन दोनों को याद रखना। ये वाला एक बार आप लोग देख लो, अच्छे से पढ़ लेना, याद रहे आपको। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल हम जो भी आर्थिकी में रह गया है उसको कर लेंगे, और उसके बाद यूपी स्पेशल्स और संक्षिप्तियाँ और सूक्ष्म दृष्टि उन सबको हम कर लेंगे। तो 3-4 दिन में पूरा दृष्टि कवर हो जाएगा और हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब माई का चैनल। एंड आप अच्छे से इसको रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि आप 2-3 बार रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहना है। तो आप अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना, याद कर लेना। एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे आपको भी अपडेट मिलता रहे। और कुछ भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है किसी सब्जेक्ट में, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।